पानसरे अपनी बात रखें हमारे बीच में। डॉक्टर मेघा पानसरे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में और वहाँ पे रशियन लैंग्वेज की टीचर है। यहाँ पर कई सारे रशियन के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से। JNU एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट और JNU के साथी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और कुछ मुद्दे आपके सामने रखने के लिए, एक डिबेट के लिए कुछ मुद्दे रखने के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं शुरू में ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले JNU स्टूडेंट्स को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि पूरे देश में स्टूडेंट्स में, यूथ में एक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने का स्पिरिट जो जगाया है JNU स्टूडेंट्स ने, वो उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि पूरे भारत में स्टूडेंट्स और यूथ में जिस तरह से आंदोलन JNU में छिड़ा था, उससे प्रेरणा लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं और अपना दूसरी बात यह है कि हम लोग भी एक दूसरे को जानते ही हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उस सभी एरिया में मुझे लगता है कि जो जो लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते हैं, उस लड़ाइयों में एक जो कॉमन थ्रेड होती है आंदोलन की, संघर्ष की, वो हमें जोड़े रखती है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं भी जानते हो लोग, लेकिन अपनी अपनी जगह पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। JNU में जो आंदोलन हुआ था, मुझे याद है कि महाराष्ट्र में, मैं कोल्हापुर में रहती हूँ, एक छोटा शहर है, लेकिन वहाँ भी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बैठकर हम लोग देखते थे कि JNU में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग कोल्हापुर में एक तरह का आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में आप लोग कुछ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उसमें जो कुछ कॉमन थ्रेड्स है, उस थ्रेड से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के प्रति एक भावना व्यक्त करने का माध्यम है। मैं अपनी बातें कहने से पहले अभी आंदोलन के बारे में कुछ कहा गया, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 3 साल पहले महाराष्ट्र में पुणे शहर में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हो गई। फिर उसके बाद 1.5 साल पहले कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की हत्या हो गई। और अभी धारवाड़ में, कर्नाटक स्टेट में 30 अगस्त को 1 साल होने को आया है और प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या हो गई। हम लोग अभी आप बातें कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग इस हत्याओं को देखते हैं। जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हो गई थी, तब सिर्फ क्वेश्चन किया गया था कुछ फोर्सेस को, कम्युनल फोर्सेस को, हिंदुत्ववादियों को, कि शायद उनकी हत्या के पीछे ये हो सकते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, रैशनलिस्ट महाराष्ट्र के सब ये कहते थे कि इनके कोई पर्सनल राइवलरी किसी की नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो गई क्योंकि इनके पीछे उनकी सोच के दुश्मन है। फिर कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की हत्या हो गई और फिर इन्हीं फोर्सेस को क्वेश्चन किया गया, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो कह रहा था कि हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है प्रोफेसर कलबुर्गी की जब हत्या हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और पूरे जो लोग हैं, सबकी समझ में ये आया कि सब में कोई ना कोई लिंक है। अभी मैं जो तीनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और कॉमरेड पानसरे की हत्या का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो अभी मुंबई हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है। और मुंबई हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में कॉमरेड पानसरे का इन्वेस्टिगेशन जो SIT कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का इन्वेस्टिगेशन कर रही है CBI,
उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुंबई हाईकोर्ट में सबमिट की जाती है हर हीयरिंग में, और उसके बाद हाईकोर्ट मॉनिटर करता है। तो मैं इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी उन सारी तमाम चीज़ों पर जो इससे जुड़ी हुई है। मुझे ये कहना है कि ये हमारा देश जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप से बंधा हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानता है, हमारा संविधान जो है वो एक डेमोक्रेटिक बेस पर खड़ा है। उस डेमोक्रेसी में आज कुछ ताकतें हैं जो चैलेंज बन के रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 19A हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने इतिहास को किस तरह से समझते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे रीएनालाइज करते हैं, हमारे आजू बाजू में जो कुछ घट रहा है वो इंसिडेंसेस को हम लोग किस तरह से देखते हैं, ये सब कहने का एक फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी, ये तीनों जो काम करते थे उसमें से एक समान सूत्र ये है कि ये रैशनलिस्ट थे, पहली बात, और दूसरी बात ये कि वो धर्म की चिकित्सा करते थे। तो जिसको हम लोग धर्म चिकित्सा बोलते हैं, उसमें वो क्या करते थे कि धार्मिकता और धर्मांधता को अलग करते थे। वो ये सोचते थे कि आम इंसान जो है वो जो कुछ कठिनाइयाँ झेल रहा है, जिस तरह का दुख और वेदना में जी रहा है, उसको उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और वो एक धर्म का सहारा लेता है जिससे कुछ एक सपोर्ट उसे मिलता है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दो धर्मों के लोगों में विद्वेष फैलाती है, धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन करने वाले जो है उनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों में से ये तीनों लोग थे। और मुझे लगता है कि जो प्रवृत्तियाँ इन मर्डर्स में शामिल हैं, उनके नाम जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आए हैं वो आपको सबको मालूम होगा कि सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति के कुछ लोगों को अरेस्ट हुई है। इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और जुडिशियरी प्रोसेस के पास हम लोग जाएंगे। लेकिन आगे की बात यह है कि अभी 3 साल लगे एक अरेस्ट होने में और 1.5 साल लगे हैं एक अरेस्ट के बाद और कुछ आगे स्टेप्स प्रोग्रेस लेने में। मुझे ये सवाल आपके सामने खड़ा करना है कि इस देश में बहुत सारी हत्याएं होती है, कुछ पर्सनल राइवलरी से होती है या कुछ मटेरियल मोटिव से होती है। लेकिन ऐसी हत्याएं जब होती है जो आइडियोलॉजिकल बेस पर होती है, किसी की सोच हमें मंजूर नहीं, कुछ लोगों को जो बताते हैं उसका उन पर बहुत इम्पैक्ट होता है, वो हमको मंजूर नहीं, इसलिए उनको ख़त्म करना, ये जो चीज़ है ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को चैलेंज करती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जुडिशियरी प्रोसेस से शायद हमें आशा है कि जिन लोगों ने उनको मारा है उन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो सोच इसके पीछे है उस सोच को ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ आपको कि सवाल सिर्फ इन तीनों हत्याओं का नहीं है। सवाल ये है कि एक राइटर, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पेरुमल मुरुगन का केस आपने पढ़ा होगा, अभी हाईकोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट में शायद उन्होंने ये जजमेंट किया है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी मौत हो गई है। एक क्रिएटिव राइटर, एक क्रिएटिव स्पिरिट ये कहता है पब्लिकली कि मेरी डेथ हो गई है, मेरी क्रिएटिविटी की डेथ हो गई है, उसको साइलेंस किया जाता है। और फिर जुडिशियरी प्रोसेस से हम लोग जस्टिस की अपेक्षा करते हैं और हम लोग जुडिशियरी से, कोर्ट से ये पता करते हैं कि इस समाज को
राइटर की, समाज में राइटर की, लेखकों की क्या वैल्यू है, इस समाज में क्रिएटिव लोगों की क्या वैल्यू है, ये हमको कोर्ट से मालूम करने की अभी नौबत आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही है जहाँ कुछ फोर्सेस इस देश पर अपनी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि जिन संस्थान के नाम इन तीनों हत्याओं में आए हैं या बहुत सारे केसेस में आए हैं, उन सारे लोगों को, उन संस्था, उन विचारों के लोग, उनके तरफ हमको सीरियसली देखना चाहिए और उनका जो परिणाम हो रहा है उसकी तरफ भी देखना चाहिए। हम लोग कर्नाटक गए थे प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या के बाद, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मिले। हम लोग प्रोफेसर कलबुर्गी की फैमिली को लेके उनके पास गए थे। हमने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को ये पूछा कि आपके स्टेट में इस तरह की घटना हुई है और आपको एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वहाँ चलानी चाहिए और जो कोई फोर्सेस इस हत्या के पीछे उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद भी एक भी अरेस्ट हुआ नहीं है। लेकिन जब हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने गए, उस वक्त कर्नाटका के बहुत सारे राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स जिन्होंने पुरस्कार वापसी में अपने पुरस्कार वापस किए थे, बहुत सारे उसमें से लोग भी उसमें शामिल थे। वो सब लोग ये कहते, गिरीश कर्नाड जी भी थे उसमें, उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में कुछ सालों में मॉरल पुलिसिंग बढ़ी है। मॉडर्न पोशाक पहनना, लड़कियों ने जीन्स पहनना, या एक लड़का या लड़की आपस में बात कर रहे हैं फ्रीली पार्क में, तो उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ संस्कृति के ठेकेदार हैं, उनको लगता है कि हमारी जो महान संस्कृति है वो संस्कृति खतरे में है और इसके लिए सबसे पहले औरतों को, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, उन पर बंधन दिए जाते हैं, उन पर लिमिटेशंस डाली जाती है। तो मुझे लगता है ये जो हमारे समाज में हो रहा है ये गंभीर इसलिए है कि आगे जाके एक तालिबानी व्यवस्था भी आ सकती है। किसी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत है, यही अगर पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं कुछ लोग तो वहाँ उनको क्रिटिसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों को मालूम है और सबको हमको मालूम है कि फ्रीडम स्ट्रगल में सारे धर्म के लोग शामिल थे। हम बाय चॉइस सेक्युलर है। अगर बाय चॉइस हम लोग सेक्युलर है, हमारा देश सेक्युलर है, तो उसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक इसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक उनका मोटो डिक्लेयर किया जाता है और उसी तरह से काम किया जाता है। इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने कल परसों कुछ वेबसाइट्स देखे, मैं आपको कुछ एजेंडास जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस का उसके बारे में बोलना चाहूँगी। एक तो हम लोग अभी आपकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी बताया है कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमारा बहुत बेसिक मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है। हमें बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन जो नीचे खींची गई उसका मुद्दा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मामला है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमारे पहले इश्यूज़ हैं। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है उस पर हिंदू जन जागृति समिति की वेबसाइट पर उनका एजेंडा क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे एजेंडा पर हमारी सारी बेसिक नीड्स की स्ट्रगल्स है, हमारे राइट्स के बारे में हम लोग बोलते हैं। और इनके एजेंडे पर क्या है, उनके एजेंडे पर इश्यूज हैं, लव जिहाद का इशू है, काउ स्लॉटर का इशू है, रिलीजियस कन्वर्जन का इशू है, सेफ टेम्पल्स का इशू है, एंटी फेथ बिल इशू है, एजेंडा पर है, माल प्रैक्टिसेस है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, फिर दिया है एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, डिफेमेशन ऑफ हिंदू सेंट्स, ये इनका एजेंडा है। तो यूथ के सामने
जब हम लोग उनकी बेसिक नीड्स के बारे में, उनके हक के बारे में बोलते हैं, उनको डाइवर्ट करके ये एजेंडा उनके सामने रखा जाता है। तो ये आप भी देख सकते हैं, हिंदू जनजागृति समिति की वेबसाइट पर ये सब लिखा हुआ है और क्लियर कट उन्होंने लिखा है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो एक सेक्युलर देश में किसी धर्म का राष्ट्र लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सो ये एक अंतर्विरोध है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि इनकी इसी वेबसाइट पर वो ये लिखते हैं कि एक इशू को किस अलग अलग एंगल से वो देखते हैं। लव जिहाद का मामला वो फोकस करते हैं और उसमें देते हैं कि हिस्ट्री क्या है लव जिहाद की। फिर उसमें वो बताते हैं कि एब्डक्शन ऑफ जोधाबाई बाय अकबर, वो इसमें लाते हैं। तो एक तरफ वो बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री एजेंडा पर लाने की कोशिश करते हैं और खुद डिस्टॉर्शन करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये लव जिहाद कैसे होता है, हाउ, उसमें मेथड्स यूज्ड बोलते हैं, लव, वशीकरण और टॉर्चर ये बोलते हैं। फिर तीसरी बोलते हैं कि इफेक्ट्स क्या होता है लव जिहाद के, उसमें बोलते हैं वो प्रोस्टिट्यूट, टेररिस्ट और सुसाइड। फिर ये बोलते हैं कि यूनाइट एंड स्टॉप, टेक मेजर्स टू रिस्ट्रेन द मीनेस ऑफ लव जिहाद। सो यूथ के सामने वो इस तरह का एजेंडा रखना चाहते हैं जो दो धर्मों के, दो जातियों के बीच, जमातियों के बीच द्वेष फैलाते हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग महाराष्ट्र में 2006 से इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज असिस्टेंस सेंटर चलाते हैं और सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं मदद के लिए। जब उनके खुद के घर वाले इसके अगेंस्ट होते हैं, उनकी कास्ट के लोग उनके अगेंस्ट होते हैं, धर्म के लोग उनके अगेंस्ट होते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ से मदद लें, क्योंकि जो पुलिस फोर्स उन्होंने उनको मदद करनी चाहिए वो खुद उनके पेरेंट्स के रोल में जाती है, वो खुद उनके कास्ट और धर्म के ठेकेदारों के रोल में जाती है और उनको ये बताती है, लड़कियों को ये बताती है कि तुम घर वापस जाओ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा लगता है शायद कि अपनी खुद की बेटी मेरी भाग रही है तो उसको एडवाइस करना चाहिए। तो ऐसे सैकड़ों केसेस हम लोग हैंडल करते हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो लोग कास्ट और धर्म के लिमिटेशन के दायरे के बाहर जाके शादी करना चाहते हैं उनको ये करने का हक है, उनको अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है हमारे यूथ को, वो अधिकार भी ये मिलने नहीं देते और ये अधिकारों को भी छीनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग इन तीनों केस के मामले में 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ठंडा ना पड़े और बार बार ये कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ आंदोलन इसके बारे में छिड़ा जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या हो रहा है। तो हम लोग जैसे इन्होंने बोला कि हर महीने की 20 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की डेथ भी 20 तारीख को हो गई थी और कॉमरेड पानसरे जी की मौत भी 20 तारीख को हो गई थी, हर 20 तारीख को हम लोग महाराष्ट्र में मॉर्निंग वॉक निकालते हैं, का एक कैंपेन चलाते हैं, निर्भय बनो संदेश देके, और फिर वहाँ के एसपी को मिलते हैं और एक निवेदन देते हैं कि बोलते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है इस महीने। तो हर महीने हम लोग 1.5 साल से ये मॉर्निंग वॉक का कैंपेन चला रहे हैं। 3 साल से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग जहाँ जिस ब्रिज पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई थी उस ब्रिज पर एक साथ इकट्ठा होते हैं 9 बजे हर 20 तारीख को और कोशिश कर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और वो गवर्नमेंट से, हम लोग भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए और इन तीनों हत्याओं में उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये स्पीडी जुडिशरी प्रोसेस हो और इन हत्यारों को समाज के सामने लाए। तो कल हम लोग जंतर मंतर पर फिर से एक धरना आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आके इन इश्यूज़ को उठाने का एक मोटिव एक हेतु ये होता है कि ये नेशनल लेवल पर यहाँ से जाता है। हम लोग महाराष्ट्र में छोटे छोटे शहरों में भी जो कुछ करते हैं शायद नेशनल लेवल की मीडिया में नहीं आता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट सेशन भी शुरू है और हमारा ये मुद्दा वहाँ भी उठाया जाए और जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते हैं
यूथ ने कैंपेन में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए और इन इश्यूज़ को एक जिंदा रखें और तब तक चलाए जो हम लोग चला रहे हैं उसमें शामिल हो। मैं आपके सामने बस यही अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ इन तीनों हत्याओं में नहीं, लेकिन जिन लोगों पर इस तरह से रिस्ट्रेंट्स लाए जा रहे हैं उन सब लोगों के अधिकारों के लिए हमको कुछ स्टैंड लेना चाहिए और हमेशा ये कहना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें ऐसे ही किसी समाज से या रूलिंग पार्टी से नहीं मिलेंगे। हम लोगों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसी संघर्ष से हम लोग कुछ न्याय की अपेक्षा करते हैं। मुझे यहाँ बोलने के लिए दिया, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ।